हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मिशन टॉपर चैनल में। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम इस चैनल पर अपने हर एक सब्जेक्ट की तैयारी जल्द से जल्द शुरू करेंगे। तो आज है 27 मार्च और हमने आपको साइंस का पहला चैप्टर आज पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। और मैंने इसकी परिभाषाएं जितनी थी वो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दी थी और वो पढ़ी भी है। पहली वीडियो है शॉर्ट की, तो तुरंत जाकर देख लीजिए अगर अभी तक नहीं देखी है। और हम इस पूरे चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल मैथ की तरह। जैसे मैंने आपको 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा दिए हैं मैथ में, उसकी तैयारी आज हम शाम को 7 बजे लाइव करेंगे। और आपको उस पर जुड़ना ज़रूर है और आप उसमें जुड़ना ना भूलें। और आप 2027 के लिए आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, जिससे आपको आगे हाई स्कूल में आने पर दिक्कत ज़्यादा ना हो। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए अगर आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो हम पहले इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। तो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर साइंस का, जो कि एनसीईआरटी बुक है हमारी। तो हमारा पहला चैप्टर है कि रासायनिक समीकरण में, रासायनिक अपक्रिया में समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम हर एक चीज़ को इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके करते हुए चलेंगे। तो इस पर इंग्लिश मीडियम का भी बच्चा पढ़ सकता है, वो बिल्कुल टेंशन ना लें। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती हैं? जब हमारे कोई दो केमिकल यानी दो हमारे रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया। और समीकरण क्या होता है? तो जो हमारी जो दो पदार्थ होंगे उनको उनके सूत्र द्वारा या चिन्ह द्वारा निरूपित कर कर जो समीकरण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्साइड को मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम को उस चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे तो वही हमारी क्या हो जाएगी? पूरी समीकरण हो जाएगी। तो हमने आपको चैप्टर की थ्योरी बेस पहले चैप्टर के बारे में समझा दिया था। हम आगे बढ़ते हैं, हम एक एक चीज़ आपको समझाते चलेंगे। तो वो मेन चीज़ देखो, पहले अध्याय की रूपरेखा कैसी है, जिसमें परिचय दिया है, फिर रासायनिक समीकरण है, जैसे हमने बताया है कि उनको चिन्ह द्वारा निर्भर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार दिए हैं, और दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के क्या प्रभाव देखे हैं वो दिए हैं। अध्याय का सारांश दिया, एनसीईआरटी जो ना अभ्यास प्रश्न दिए हैं अभ्यास करने के लिए। तो हम पहले अपनी मेन टॉपिक को पढ़ेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकेंगे, ओनली हम बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर फोकस करेंगे। तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया देखो, हमने पहले ही बताया, वह अभिक्रिया जिसमें नए देखो लिखे हैं, जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में क्या है कि जब एक अथवा अधिक से पदार्थ अभिक्रिया करके नया पदार्थ, इस घटना को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस घटना को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम कैसे इसके हम उदाहरण ले सकते हैं? मैग्नीशियम पर दो रासायनिक पदार्थ लेंगे, जो एक नया बनेगा उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एक दूसरा भाग देखो, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अभिकारक कहलाते हैं। यानी जो हमारे ये दो पदार्थ मिलकर किसी दूसरे पदार्थ को बनाते हैं तो वो हमारा उत्पाद होता है। और जो ये हमारे देखो यहाँ पर इस पूरी रिएक्शन की, रासायनिक अभिक्रिया की, देखो मैंने जैसे बताई थी पूरी रिएक्शन दी है। जैसे ये हमारे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दिए हैं तो इसका हमारा क्या होगा? ये हमारे दोनों क्या हो गए? अब अभिकारक हो गए। और ये दोनों मिलकर एक क्या बनाएंगे? इसको हम कहते हैं क्या कहेंगे? उत्पाद। जो हमारा दो चीज़ को मिलाकर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद। अब इन दोनों को मिलने में, इसको बनने में जो इसके बीच में ये कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। यानी ये दिखता नहीं है, सिर्फ भाग लेता है और इसमें भी नहीं जुड़ता, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक भी पूछ सकता है, ये एमसीक्यू में आता है, इस पर आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये सवाल एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू में आता है। अब हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, जैसे हम कैसे पता कर पाएंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो उसमें एक प्रकार की गैस निकलेगी और अवक्षेप का बने, यानी एक सफ़ेद एक ठोस पदार्थ बनता है, उत्पाद जिसे कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था। और उसका आकार में परिवर्तन होगा, किसमें? उसके आकार में परिवर्तन होगा, उसका रंग बदलेगा। ठीक है, ऐसे हम पहचान सकते हैं। अब हम अगली पेज की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आप ये ना सोचो कि बोर्ड पर अच्छा पढ़ाया जाता है, बोर्ड पर आपको रंगीन चीज़ दिखेगी। हाँ मानता हूँ, बोर्ड पर आपको रंगीन चीज़, और इस पर आपका सिर्फ आपको बुक पे ध्यान होगा, तो आप इसमें भटकेंगे नहीं। और उसमें आपके सामने पूरा बोर्ड होगा रंगीन, तो आप भटक सकते हैं और आपका ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता। ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ाने टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, और इस पे हम जो पढ़ा रहे हैं ये मत सोचो कि ये कॉपी पर पढ़ाने अच्छा नहीं बनता। देखो अंत तक देखोगे तो हम इस पूरे चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा, और इस पर आपका फोकस सिर्फ किताब पर ही रहेगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसे ही तरह पढ़ना है तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नई जानकारी आपके पास पहुंचती रहे और हम हर एक नई जो भी
परिवर्तन होते हैं, हम हर एक चीज़ बताते हैं। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर एक नई सूचना आप तक पहुँचे रहे। देखो हमने बताया था रंग में परिवर्तन होगी, ताप में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। तो हम क्या जानेंगे, तो कहाँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब हमारी रासायनिक अभिक्रिया भी, ये देखो हमारा परीक्षण हो रहा है। यहाँ पर देखो चूर्ण निकल रहा है, रिबन का टुकड़ा है, बाटिकला से मैग्नीशियम ऑक्साइड है। देखो चित्र भी देख लो, देखो यहाँ पर ये देखो इसका क्या हुआ है, ये रिबन यानी इसका प्रयोग करके देखा है। और हमारी, हम ज़्यादा इधर उधर का नहीं पढ़ेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारे, अब बात करेंगे हम रासायनिक समीकरण के बारे में। हम हर एक छोटी से छोटी चीज़, देखो यहाँ पर भी दिए हैं, वही चीज़ है, सिर्फ वही चीज़ है। देखो यहाँ पर दूसरा हमारा उदाहरण दिया है, सिर्फ सब वही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। अब दूसरा है हमारा रासायनिक समीकरण। क्या है दूसरा हमारा, है रासायनिक समीकरण। इसमें रासायनिक समीकरण क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अपकारक तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो हमारा उत्पाद होता है उसको हम प्रतीकों या उनके सूत्रों या चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको हम चैप्टर के शुरू करने के पहले ही हमने आपको बताया था और आपको पता भी होगा। और इसका देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम देखो लिखा है अभिकारक और उत्पाद, यानी जो इन दो को मिलाकर बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो हमारा ये उत्पाद हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम हर एक मेन चीज़ पढ़ाएंगे ताकि हम लोग भटके ना। तो और हमारे होता है रासायनिक समीकरण का लिखना, यानी ज्ञात हुआ कि रासायनिक ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चों ऐसी होते हैं कि बच्चे भटक जाते हैं, हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं। और संतुलित रासायनिक समीकरण, और इसके बारे में हमें, क्योंकि इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, हर एक समीकरण में होता है, हर एक रिएक्शन में होता है। तो ये क्या होता है, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में जो हमारे तत्व या परमाणु होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Mg एक है तो उधर भी Mg होना एक चाहिए। जैसे ये समीकरण देख लो, यदि इधर एक तो इधर भी एक, H2 इधर दो है तो H2 देखो इधर दो, ये सो सल्फर ऑक्साइड 4 है तो इधर भी तो हमारी ये क्या होगी, संतुलित ऑक्साइड क्या है, जो हमारी जिंक सल्फेट हो गई, हाइड्रोजन हो गई। यहाँ पर अभिक्रिया आप पहचान, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, अभी बता दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपके ऊपर से निकल जाएगा। तो ये अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। आप बता, अगर किसी को आता हो तो बताए बच्चा हमें कमेंट में लिखकर कि ये कौन सी इसमें अभिक्रिया हो रही है, तुरंत बताए अभी। तो हमारा देखिए अगली चीज़ क्या है, ज़्यादा, ये चैप्टर ज़्यादा कठिन नहीं है, सबसे इजी चैप्टर है साइंस में शुरुआत का। देखो वही चीज़ है, यहाँ पर सबको देखो आपको संतुलित करना सिखा रहा है, सब कहीं संतुलित है। तो आप अपनी किताब को खोल कर रखिए और हमारे साथ पढ़ते चलिए। हम आपको हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे, ये नहीं कि आपका समय ना बर्बाद हो। हर एक चीज़ जो आपको स्कूल में भी पूछी जाए, हर एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताई जाएगी। और आपको, अब हमारी देखो एक होती है हमारी क्या, अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखें आपकी बुक में भी होंगे, उसको देख, ये सब टीचर पूछ लेते हैं स्कूल में, तो आपको पहले से ही पता, इनका इंपॉर्टेंट लगाइए, क्योंकि आप पहले बताएंगे तो समझेंगे हाँ बच्चे को कुछ पता। हमारी पहली होती है संयोजन, जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एक होती है वियोजन, जिसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन होती है, उपचयन और अपचयन। इसमें हाइड्रोजन का योग होता है, इसमें हाइड्रोजन का हानि होती है, जैसे इसमें निकलती है। तो हम पहली संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया पहले हम पढ़ेंगे। तो वो अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक और परिस्थितियों में अंतर का संयोग करके एक, यानी दो से दो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। समझना है आपको, इसकी परिभाषा रटनी नहीं है, समझ लेना है तो आप भूलेंगे नहीं और दूसरे को समझा भी पाएंगे। तो संयोजन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे ए और प्लस बी, तो क्या हो गया, ए बी यानी दोनों बनकर एक हो गया, तो ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया हो गई। और हमारी दूसरी अभिक्रिया देखेंगे, हमारी दूसरी अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया है, तो इसी को देखकर हम समझ लेंगे वियोजन अभिक्रिया। हम आपको समझाने, जब दो या दो से, जब जब एक पता, यानी ये इधर एक है, जब जब कोई उत्पाद अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसकी परिभाषा भी आपको दी जाएगी, हर एक चीज़ को आपको समझाया जाएगा। ये देखो किताब, आप मेन हम चीज़ पढ़ाएंगे आपको, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखो इसका उदाहरण है, देखो दो उत्पादों में टूट गया, ये हमारी क्या हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। तो इसी तरह हमारी 4-5 अभिक्रिया होती हैं, वो आपको पढ़ लेना है। और ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, बहुत ही, ये हमारी है द्विविस्थापन अभिक्रिया और एक है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन और विस्थापन में अंतर देख लीजिए। विस्थापन क्या है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई तत्व या यौगिक तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहे किसी अन्य यौगिक में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उसे अपना यौगिक बना लेता है, उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसे हम कहते हैं जैसे कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। जैसे यहाँ पर जो हमारा क्या, जो ए है वो बी से अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसने बी को विस्थापित करके
सी की जगह पर विस्थापित हो गए, तो हमारी ये क्या हो गई, विस्थापन अपक्रिया हो गई। अब हम इस प्रकार द्विविस्थापन अपक्रिया को समझेंगे कि द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है। द्विविस्थापन अपक्रिया वो रासायनिक अपक्रिया जिनमें अभिकारी पदार्थ के अणुओं में दो विभिन्न आयन, तो इसमें यानी इसमें दो होते हैं पदार्थ, जो दो पदार्थ आपस में अदला बदली करके प्रतिस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, तो इसमें द्विविस्थापन अपक्रिया होती है। तो ये चैप्टर बहुत ही सरल है। और इसमें एक होती है उदासीनीकरण अपक्रिया, जो जल और लवण को मिलकर जल जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो जल और लवण बनते हैं, उसी को हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। तो ये चैप्टर हमारा बहुत ही सरल है। तो हमें इसमें और भी चीज़ मिलेंगी। उपचयन और अपचयन हमें बताया था। उपचयन में होता है हाइड्रोजन का योग, इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, सिर्फ ऐसे ही समझने के लिए, रट्टा नहीं मारना, समझ लेना। उपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन का योग, और अपचयन का होता है हाइड्रोजन की हानि होती है, ऑक्सीजन की हानि, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का योग। तो आप इसी प्रकार उपचायक को ऑक्सीकारक कहते हैं, अपचयन को हम अपचायक भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ लेना हर एक चीज़। और हमारी रेडॉक्स अपक्रिया होती है जिसमें उपचयन और अपचयन अपक्रिया साथ साथ होती हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें उपचयन भी हो रहा, अपचयन भी हो रहा, तो ये हमारी रेडॉक्स अपक्रिया हो गई। एक हमारी श्वसन अपक्रिया होती है जिसमें हमारी कोशिकाएं और हमारी श्वसन एक जैव रासायनिक अपक्रिया है। इसमें ग्लूकोज के दहन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पन्न होते हैं। और एक होती है इसमें हमारी दहन अपक्रिया, वह रासायनिक क्रिया जिसमें कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, दहन अपक्रिया। देखो यहाँ पर जैसे ये वायु की उपस्थिति में टूट गया जल, यहाँ पर 5 जल के अणु हो गए, यहाँ पर 13/2 जल के अणु थे। और एक हमारा होता है कोरोसन, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और इसका सूत्र देख लीजिए, ये ज़्यादातर आ जाता है परीक्षा में, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये सूत्र आ जाता है, इसको आपको पूरा रट लेना है, क्योंकि ये सूत्र और बनाने की ट्रिक भी हम आपको अगले वीडियो में, हर एक रिएक्शन आपको संतुलित कैसे करनी है, कैसे उसको हमें रिएक्शन को करना है, वो हर एक चीज़। और एक विकृता गंधिता होती है, जिससे वसा युक्त तेली खाद्य सामग्री लंबे समय तक रख दिया जाए तो उसमें गंध और उसका स्वाद बदल जाता है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो आपको इसको सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर इंड होता है। और ये सब हमारे हैं अभ्यास प्रश्न, इनको आपको अभ्यास करना, हर एक चीज़ को पढ़ते चलना है। तो और आपको इसमें हर एक MCQ भी दिया होगा, तो आपको यहाँ से सब पढ़ते चलना है। तो आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लें, फिर हमें कमेंट में बताएं कि आपने कितना याद कर लिया और कितना पढ़ लिया। तब हम आपको अगले चैप्टर की तैयारी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में शाम को 7 बजे लाइव, अपना 5वां चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट और सूत्र को देखते हैं।